हाय फ्रेंड, आई एम महेंद्र मिश्रा, कैप्टन डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। मित्रों, लास्ट टर्म में हम लोग आवेश और आवेशों के गुणों की चर्चा किए थे। आज हम लोग किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की विधियों की चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के 3 मेथड होते हैं। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई फ्रैक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें क्या करते हैं कि हम 2 अलग अलग पदार्थों को एक दूसरे में रबिंग कराते हैं, रगड़ते हैं। तो घर्षण के फलस्वरूप एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्यागना या उत्सर्जन शुरू करता है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना शुरू करता है उसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, कांच की एक छड़ लेते हैं हम लोग और यहां पर रेशम का कपड़ा लेते हैं। जब हम कांच की छड़ ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा, जब इन दोनों को हम आपस में रबिंग कराते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो घर्षण के फलस्वरूप एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है और दूसरे पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगता है। यहां पर जो कांच की छड़ है ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने लगती है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने लगता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए ये धनावेशित हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए ये ऋणावेशित हो जाता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एवोनाइड की छड़ ले लेते हैं। एवोनाइड की छड़ ले लिए, जिसको हम लोग कैट स्किन पे, बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं। किस पर रगड़ेंगे? बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं। जब बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे तो यहां पर बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ करती है, अर्थात ये धनावेशित हो जाती है और ये एवोनाइड की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। याद रखिएगा, एक तत्व पर जितना धनावेश होगा दूसरे वाले तत्व पर उतना ही ऋणावेश होगा। लेकिन एक थोड़ा सा कंफ्यूजन का क्वेश्चन ये रहता है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि इन दोनों में से यही तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या ये त्याग और ये ग्रहण नहीं कर सकता? इसके लिए आवश्यक है कि एक हम लोग टर्म समझते हैं, आयनन विभव नामक एक शब्द आता है। आयनन विभव में क्या होता है कि इसमें किसी भी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ का आयनन विभव कहते हैं। सामान्य शब्दों में हमारे पास कोई तत्व है, उस तत्व के बाह्य कोश से हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी, तो हमारे पास भिन्न भिन्न पदार्थ हैं और हर एक पदार्थों का आयनन विभव भिन्न भिन्न होता है। तो जिस तत्व का आयनन विभव कम होगा उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाया करेंगे। तो इन दोनों में से इसका आयनन विभव कम होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है। इन दोनों की तुलना में इसका आयनन विभव कम होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इस तरह से अलग अलग जोड़ों के साथ वो अलग अलग नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग दूसरे मेथड को देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन। इस विधि में क्या करते हैं, यहां पे हमने दोनों ही उदासीन वस्तु ली थी, दोनों को आपस में रगड़ा था, तो एक धनावेशित तो दूसरा ऋणावेशित हो गई। लेकिन यहां पर अब हमारे पास केवल एक सिंगल एलिमेंट होता है। यहां पर हमारे पास 2 तत्वों की आवश्यकता होती थी और यहां पर केवल एक सिंगल तत्व की आवश्यकता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जिस भी पदार्थ को हम लोग लेते हैं तो देखते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक तत्व है, जस्ट लाइक है सोडियम के नाभिक और उसके सराउंड में जो बाह्य कोश होते हैं या उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों ही आपस में समान होती है। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इस वस्तु पर उपस्थित टोटल आवेश का मान क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि +11 और -11 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। क्योंकि हमें लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि जो आवेश होता है किसी भी वस्तु पर वो योग नियम का पालन करता है। अब हम क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हम परिवर्तन कराते हैं। यदि हम इसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, तो जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे नाभिकीय कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात सोडियम में अब भी 11 प्रोटॉन ही विद्यमान हैं, जबकि इनके बाह्य कोशों में या कहो बाह्य ऑर्बिटलों में केवल अब बचे हुए हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब नाभिक में 11 प्रोटॉन है, जबकि बाह्य कोशों में -10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है, माइनस नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखते हैं इनमें किनकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर +E 1 यूनिट धनावेश आ जाता है। अब ऐसे अगर हम यहां दूसरा एक तरीका देखें कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को हम प्लस प्रवेश करा दें, एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा देंगे तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो अब भी 11 ही रहेगी, अब भी 11 रहेगी, लेकिन इसके सराउंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या बढ़कर के हो गई 12। तो अब कौन ज्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा हो गए? 1 ज्यादा हो गए। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए ये क्या बन जाता है? इस पर 1 यूनिट ऋण आवेश आ जाता है। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी तब तक तो वो तत्व है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन होगा वह तत्व नहीं रहा, आयन बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं धनायन और इसे हम कहेंगे ऋणायन। अब स्पष्ट है कि यहां पर हमें 2 तत्वों की आवश्यकता होती थी। दोनों तत्व उदासीन लेते थे, रबिंग कराते थे, रगड़ते थे। रगड़ने के बाद एक तत्व धनावेशित तो दूसरा ऋणावेशित, दोनों आवेशित हो जाते थे। यहां पर एक ही तत्व लेते हैं, उनके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में स्थानांतरण करा देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन का मतलब है या तो बाहर निकाल देंगे या तो प्रवेश करा देंगे। दोनों ही स्थितियों में अलग अलग कैरेक्टर के आयन बनाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हम लोग अब स्टडी करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन की। इसके लिए क्या होता है, इसमें हम एक उदासीन वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित एक वस्तु के समीप ले आते हैं। जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं कोई एक चालक गोला है जिसे हम एक अचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। ये क्या है? उदासीन चालक गोला। उदासीन चालक गोला अभी हमने बताया था कि तत्व या चालक का मतलब क्या हुआ कि जितने पॉजिटिव एलिमेंट रहेंगे उतने ही नेगेटिव एलिमेंट रहेंगे। तो इसमें जितने धनावेशित कण हैं उतने ही ऋणावेशित कण हैं, अर्थात ये उदासीन है वैद्युत रूप से। याद रखिएगा, जितने भी तत्व हैं वो वैद्युत उदासीन होते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसके संपर्क में एक हम घर्षण द्वारा आवेशित वस्तु को ले आते हैं। चलो, घर्षण द्वारा हमारे पास एक कांच की आवेशित छड़ है जो हम इसके समीप ले आते हैं। यह है कांच की छड़। अभी इसके भीतर तो सारे तत्व थे, धन भी था और ऋण भी था, लेकिन दोनों की संख्या समान थी इसलिए वो उदासीन हुआ करता था। अब यहां पर क्या है, जैसे ही हम इसके समीप, याद रखना स्पर्श नहीं कराना है, बस इसके हमें समीप ले जाना है। जैसे ही कांच की छड़ को इसके समीप ले जाते हैं तो हम लोग आवेशों का पहला गुण पढ़े थे कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है या आकर्षण की प्रकृति होती है। तो यहां पर क्या देखा जाएगा कि यहां पर जितने भी धनावेशित कण हैं ये प्रतिकर्षण के कारण इसकी दूर वाली सतह पर चले जाते हैं और
विपरीत कण माने ऋणावेशित कण आकर्षण के कारण इसके समीप वाली सतह पर आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये पहला स्टेप हो गया और ये सेकंड स्टेप, अर्थात इस स्टेप में उसके भीतर आवेशों का द्विध्रुवण हो गया। एक तरफ सारे धनावेश हो गए, एक तरफ सारे ऋणावेश हो गए। तो याद रखिएगा समीप वाली सतह पर इसके विपरीत आवेश रहेगा। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या देखा, इसको यहां पर तो हम एक आवेशी छड़ को रखे हुए हैं, सामने वाली सतह पर ऋणावेश है, ये आपका अचालक स्टैंड है। अब ये आपका धनावेशित कण था यहां। अब हम इसे एक तार की सहायता से पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिसे आप कहते हैं अर्थिंग देना, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो चूंकि पृथ्वी की विद्युत ऋणात्मकता अनंत होती है, अर्थात इसके पास अनंत ऋणावेश होते हैं, इसलिए क्या करेगा, सारे के सारे धनावेश को ये क्या करता है, ग्राउंडेड कर देगा, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। अब ये थर्ड स्टेप आपका हो गया। फोर्थ स्टेप में अब हम छड़ को हटा लेते हैं और इस तार को हटा लेते हैं। अब इसमें जो भी एलिमेंट बचा, जो भी ऋणावेशित कण बचा, वह इस संपूर्ण गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात अब ये आवेशित गोला बन जाता है, आवेशित चालक गोला बन जाता है। इस तरह से हम लोग स्टडी किए कि हमारे पास तीन मेथड हैं आवेशित करने के। पहले वाले विधि में घर्षण विधि कहते हैं, दूसरे वाले को चालन, तीसरे वाले को प्रेरण कहते हैं। तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, दोनों उदासीन होते हैं। इसमें एक ही वस्तु की आवश्यकता होती है, वही उदासीन होती है। लेकिन इसमें दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन एक उदासीन होती है और एक आवेशित होती है। इस तरह से हमने आवेशन की विधि का वर्णन किया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कूलॉम्स लॉ पर डिस्कस करेंगे।